गुड मॉर्निंग बच्चों, हरे कृष्णा बच्चों आज आपको इस वीडियो में आपका जो हिंदी व्याकरण बुक है उसका जो 6 पार्ट है समास। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चों समास। ठीक है कि समास क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। ठीक है, मतलब हम जब अपने किसी बात को अधिक से अधिक बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। मतलब संक्षिप्त या संक्षेप, कम शब्दों में अधिक से अधिक, यदि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करें तो वही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, मतलब हमारा उद्देश्य, समास का उद्देश्य क्या है? समास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को अपनी प्रकट करना। जैसे हमारे पास एक शब्द है अकाल पीड़ित। ठीक है, तो अकाल से पीड़ित, यह लंबा शब्द हो गया, इसको हमने शॉर्ट में क्या किया? अकाल पीड़ित। ठीक है, माता पिता, माता और पिता तो माता पिता। ग्रामगत, ग्राम को आगत या ग्राम से आया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रामागत। ठीक है, तो अब अगर हम समास की परिभाषा कहें तो क्या होती है? समास की परिभाषा होती है बच्चों परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की विधि को समास कहा जाता है। मतलब जिस प्रक्रिया से हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रक्रिया है, हमारा प्रोसेस कहलाता है समास। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि समासपद क्या होता है बच्चों। ठीक है, समासपद क्या होता है? ये देखो, समासपद, समास करने पर जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास एक शब्द सेना का पति, इसको हमने ये संक्षेप में किया तो क्या बना? सेनापति। तो सेनापति हमारा क्या है? ये हमारा समासपद या सामासिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? समासपद या सामासिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें रसोई घर, लंबोदर, भाई बहन, तो ये सब क्या है? ये सामासिक शब्द हैं। यदि इस समासपद को हम फिर से अलग करके लिखें, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे सेनापति, ये हमारा है समासपद या सामासिक शब्द, और सेना का पति ये हमारा समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब आगे है हमारे जो समासपद होता है इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, हमारे पास समासपद क्या है? हमारे पास समासपद है मान लो सेनापति। ठीक है, तो इसके दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो समासपद में जो पहला वाला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, और जो बाद वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक शब्द है, मान लो ये देखो सेनापति। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो जो सेना है ये हमारा पूर्व पद है और जो पति है ये हमारा क्या है? ये उत्तर पद है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार हमारे बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है बच्चों? तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह काम करे उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आ जन्म भर पेट। ठीक है, इसको हम एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं
मतलब क्या है कि जिस समास पद का पहला पद प्रधान हो तो समास पद अव्यय की तरह कार्य करे तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब जैसे अव्ययीभाव समास, अव्यय क्या होते हैं? जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं बच्चों। हमारे जो उपसर्ग भी क्या होते हैं? अव्यय का काम करते हैं, अव्यय होते हैं। अतः यदि समास पदों के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, आ, मतलब जितने भी आपके उपसर्ग हैं उनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो वो समास अव्ययीभाव समास कहलाएगा। जैसे कि बेकाम, भर पेट, ठीक है। तो बेकाम में बे क्या है? उपसर्ग है, तो काम के बिना, भर पेट, पेट भरकर, यथा संभव, जैसा संभव हो, आमरण, मरण तक, यथा विधि, विधि के अनुसार, आ जन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। बे खटके बिना, ठीक है। तो ये हमारे अव्ययीभाव समास होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें उपसर्ग लगाओ, ठीक है। जैसे रातों रात, ठीक, रात ही रात में, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब विभक्तियां क्या होती हैं? आप कारक जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान का की के, ठीक है। ये जो हमारी जैसे मान लो हमारी कितनी विभक्तियां हैं? हमारे कितने कारक हैं? हमारे 8 कारक है टोटल, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, ठीक है, और संबोधन हे हो अरे, ये हमारे 8 विभक्ति हैं। तो हमारे तत्पुरुष समास में प्रथम विभक्ति कर्ता ने और लास्ट विभक्ति संबोधन, इन 2 विभक्तियों को छोड़कर अन्य किसी भी विभक्ति का लोप होता है तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास उदाहरण है एक हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा हुआ, तो से विभक्ति आई, ठीक है। विद्यालय, ठीक है। अभी दूसरा है हमारा विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो के लिए, ये क्या है? ये विभक्ति है, तो इसका लोप कर दिया, तो क्या हो गया? ये हमारी तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के बच्चों मैंने बताया 6 वेद होते हैं, क्योंकि जिसमें जितने कारक होते हैं, हमारे कितने कारक बताए? 8 कारक। तो उसमें से 2 कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हैं, उन 6 कारकों में जो विभक्ति होती है उन विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो, हमारी पहला जो कर्ता ने को नहीं लिया जाता। उसके बाद कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। जैसे परलोक को गमन, गगन को चुंबी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, पहला क्या है? कर्म कारक। इसमें ये देखो को विभक्ति का लोप होता है। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, स्वर्ग ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट होगा हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें कर्ण कारक की से विभक्ति का लोप, से अथवा के द्वारा, ये 2 विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें इन 2 विभक्तियों का लोप होता है। इसके बाद तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की के लिए इस विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें अपादान कारक की से विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें देखो 2 हैं। इसमें देखो हमारे संप्रदान कारक में भी संप्रदान नहीं, अपादान कारक में भी से था, ठीक नहीं। हमारे कर्ता ने कर्म को करण, करण तत्पुरुष समास में से होता है, लेकिन उसमें जुड़ने के अर्थ से होता है। लेकिन ये जो अपादान तत्पुरुष समास होता है इसमें जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, धनहीन, धन से हीन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भटका हुआ, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। तो अलग होने के अर्थ में से कहता है। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है हमारा
संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, का, के, की, इन तीन, देखो ये जो तीन है, इन तीन का लोप होता है, का, के और की। ठीक है, तो देशवासी, देश का वासी, गंगा जल, गंगा का जल, घोड़ों, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। ठीक है, वायुयान, वायु का यान। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो तत्पुरुष समास की वो अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर, इन दो शब्दों का लोप होता है। ठीक है, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, वनवास, वन में वास, लोकप्रिय, लोक में प्रिय है। और पर का अगर हम उदाहरण लें तो जैसे कि आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विभक्तियों का लोप होता है। उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट जो हमारी समास है वो क्या है, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इस समासपद का उत्तर पद जिस समासपद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण, विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जिस समासपद में उत्तर पद प्रधान हो और दो पद है हमारे, पूर्व पद उत्तर, उन दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य का संबंध हो अथवा उपमान उपमेय, मतलब एक दूसरे की, मतलब एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। ठीक है, या फिर एक उपमा हो और दूसरा उपमेय हो। जैसे मालूम कहें कमल नयन, क्या होगा, कमल के समान नयन, तो कमल की उपमा किससे दी जा रही है, नयन से, तो इसमें कमल उपमान है और नयन उपमेय है। जैसे हम कहें नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो अंबर क्या होता है, आकाश। ठीक है, तो अंबर की क्या विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास है। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समासपद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, बोध माने ज्ञान होता है, में समूह का ज्ञान होता है हमको। ठीक है, मतलब पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूह का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लें, एक मिनट आप रुको, थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ हो गया है, मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ इसको। ठीक है, हरे कृष्णा बच्चों। तो बच्चे थोड़ा सा बीच में रुकावट आ गई थी, तो मैं दोबारा से बताती हूँ। द्विगु समास, जिस समासपद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक, मतलब समूह का बोध कराता है, समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, नवरत्न। ठीक है, तो 9 रत्नों का समूह। ठीक है, या फिर हम कहें तिराहा, 3 राहों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विगु समास। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं तब विग्रह करने पर बीच में और, तथा, या, अथवा लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा, और दोनों के मध्य जब हम विग्रह करेंगे तो हमें और, तथा, या, अथवा लगाना पड़ेगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, अन्न जन, अन्न और जल, जीवन मरण, जीवन या मरण, लाभ हानि, हानि और लाभ, पाप और पुण्य। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके पश्चात हमारा जो आखिरी और नेक्स्ट है हमारा तो क्या है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है बच्चों, जिस समासपद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा, अन्य संज्ञा शब्द, मतलब जो शब्द बनता है वो शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो समस्त पद है हमारा, समस्तपदी सामासिक पद, वो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है या विशेषण की तरह प्रयोग होता है। जैसे हम कहें लंबोदर, लंबा हो है उदर जिसका, वो कौन है, गणेश।
चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, वो कौन है? शिव जी। ठीक है, तो यह बहुब्री समास होता है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज हुई है, कर्मधारय समास और बहुब्री समास में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक शब्द है दशानन, ठीक है, हमारे पास एक शब्द है मान लो दशानन, तो दस आनन, मैंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा कर्मधारय समास होता है ना, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये है, सॉरी, कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर पूछा है। ठीक है, कर्मधारय और बहुब्री समास में क्या अंतर होता है बच्चों। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय बहुब्री दोनों समास जैसे एक जैसे लगते हैं। जैसे कि आप कहें दशानन, 10 मुखों वाला, 10 मुख है जिस, तो मुखों का मतलब कि एक विशेषता बता रहा है, मुख कैसे है, 10 मुख हैं। ठीक है, तो ये विशेषण विशेष भी हो गया। ठीक है, और ये बहुब्री समास में भी हो गया, क्या हो गया कि 10 मुख है जिसके, कौन है, रावण। ठीक है, तो कुछ समासिक और समासपद जो होते हैं वो दोनों समासों में पाए जाते हैं। अतः इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रहों को समझना पड़ेगा। कर्मधारय समास में पदों का विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण जो समासपद होता है वह किसी संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे दशानन, 10 मुखों वाला, तो जैसे आप सुनेंगे 10 मुखों वाला तो क्या याद आएगा, दशानन। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश, नीलकंठ। ठीक है, तो ये बहुब्री समास हो गए। इसके बाद है हमारा द्विगु और बहुब्री समास में क्या अंतर होता है बच्चों। द्विगु और बहुब्री समास भी एक जैसे होते हैं। जैसे द्विगु समास में भी क्या, पहला संख्यावाची होता है, और कभी कभी देखो अब ये बहुब्री समास दशानन, दशानन क्या है, ये 10 आनन, तो इसमें भी संख्यावाची। तो ये द्विगु समास में भी समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण समस्त पद किस संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। तो कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जो दोनों समासों के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन मतलब हम उसके अर्थ को समझने के बाद हम ये निश्चित करेंगे कि वो बहुब्री समास में आता है। जैसे नीलकंठ, जैसे दशानन, 10 सरों वाला। ठीक है, तो हमारा द्विगु समास भी हो गया, लेकिन 10 मुखों वाला एकदम क्या याद आएगा, रावण की विशेषता बता रहा है, तो रावण, तो ये बहुब्री समास इसके लिए ज़्यादा प्रयुक्त होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको आज समास पढ़ा है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो देखो तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो कुछ विशेषता हो जाते हैं वो द्विगु समास। जैसे 3 रंगों का समूह, ये तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 रंग है जिसमें धरती ध्वज, ये बहुब्री समास। 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। 3 बेड़ियों का समूह, कौन है, प्रयागराज, त्रिवेणी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास करने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासपद या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, भाई बहन। ठीक है, समासपद के 2 अंग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं, वैभव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय समास में पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द की विशेषता का कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उससे पूछोगे। ठीक है, और इसका जो होमवर्क है वो आप करके लाएंगे। ठीक है, अब वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी।